हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के इस वीडियो के साथ में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के भी, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो मैथमेटिक्स से लिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? और ऑप्शन है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप ध्यान दें, यहां जो बात की जा रही है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। एक न तो अभाज्य है और न भाज्य है, बल्कि ये क्या है? यह प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय और वास्तविक संख्या है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो सही है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो लास्ट में भी देखा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, दो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत है। दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो देख रहे हैं आप, ये क्लियर हो गया आपका कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, बल्कि ये क्या है? प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है और वास्तविक संख्या है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं? मतलब a के किस मान के लिए ये होगा? तो a का अगर देखा जाए, एक अगर रखा जाए मान, तो एक हो जाएगा a की जगह पर, और a प्लस 2 मीन्स 2 1 3 हो जाएगा, और 4 धन 1 मीन्स 5। तो एक क्या है? जो पहले आपने a की जगह पर 1 रखा, वो क्या है? अभी ही आपने पढ़ा कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो यहां अविभाज्य मीन्स अभाज्य की बात की जा रही है, तो ये नहीं हो सकता। आप 2 अगर रखते हैं तो 2 रखेंगे और 2 धन 2 बराबर 4 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। 2 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, तो ये भी गलत हो गया। अब आप देखें, 3 रखते हैं अगर, तो a की जगह पर अगर आप 3 रख दें तो देखिए क्या होगा। आपने a की जगह पर 3 रखा, ये a प्लस 2 मतलब 5 हो गया, ये a प्लस 6, देखिए यहां क्या हो गया? 3 हो गया, यहां 3 धन 2 5 हो गया, और यहां हो गया 3 धन 4 7 हो गया। तो जो हमें संख्याएं मिली वो 3 5 और 7 मिली। ये तीनों ही क्या है? अविभाज्य है। 3 भी अविभाज्य है, स्वयं प्राइम नंबर है, स्वयं से ही ये डिवाइड होगा, या फिर 1 से। 5 भी वैसे ही है, वैसे ही 7 भी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं आगे, लेकिन यहां ये नहीं बताना है कि क्या रखने से होगा। यहां जो बताना है वो ये है कि यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो a के कितने मान हैं? a के कितने मान हैं? तो देखिए a का एक ही मान है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे क्वेश्चन को समझने में, और आपसे भूल ना हो इसलिए इस भूल को दूर किया जाए। गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं है। तो यहां देखें जरा, ये मान तो हमें प्राप्त होंगे, सही है जो मान हमें प्राप्त होंगे, लेकिन हमने वैल्यू क्या रखी? a की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, तभी ऐसा हो पा रहा है। a का अगर हम 1 मान रखते हैं तो भी नहीं होगा, 2 भी रखते हैं तो भी, और कुछ रखते हैं तो भी नहीं होगा। जैसे हम 4 रख दें तो देखिए 4 और 4 2 6 हो जाएगा, तो 4 तो पहली बात अविभाज्य संख्या है ही नहीं, तो आप देखें तो ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आप a का एक मान, कह रहा है a के कितने मान, एक की
ये नहीं पूछ रहा है कि ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, अविभाज्य संख्याएं क्या होंगी। अगर ऐसा पूछ रहा होता कि अविभाज्य संख्याएं क्या होंगी, तो फिर 3, 5 और 7 होंगी, ये 3 संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है a के कितने मान हैं, तो a का एक ही मान है 3, a का एक ही मान 3 होगा, जिसके लिए ये मान जो है क्या हो जाएंगे, जो मान निकल कर आएंगे वो अविभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। हमसे भूल थोड़ा हो गई, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या ऋण 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 32 है और एक संख्या उनमें से ऋण 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब दो संख्या मीन्स एक संख्या, जब हमें दूसरी संख्या नहीं दी गई है तो हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। x और एक संख्या जो आपको दी गई है, इन दोनों का योग कितना है, दो संख्याओं का 32 है। तो चलिए x में दूसरी संख्या क्या होगी उसको हम निकालते हैं। उसके लिए जो उस पार लिखा गया है उसको लिख लेते हैं, और ये जो है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा, और दूसरी ओर जब पक्षांतर हम करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का प्लस, प्लस क्या 36, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 और 2 8, 3 और 3 6 मीन्स 68। ये दूसरी संख्या हो जाएगी 68, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो 25 से कम और वो अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जो क्या हो, स्वयं से विभाजित हो या फिर एक से। तो देखिए 25 से कम, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी वो क्या होगी, 2। उसके बाद फिर 3, फिर 5 और फिर 7, और आप देखेंगे 11, और 11 के बाद होगी 13, 13 के बाद होगी 17, 17 के बाद 19, और 19 के बाद फिर 23, और 23 के बाद हमें देखिए 25 से कम, तो 25 से कम मीन्स 23 के बाद 24 होगी, फिर 25 होगी, 24 और 25, 25 से कम का मतलब 24 तक। तो 24 जो है वो क्या है, विभाज्य है, 2 से भी, 6 से भी, 12 से भी, 8 से भी, कई संख्याओं से विभाज्य है, तो वो तो हो नहीं सकती। तो आप देखें अभाज्य कितनी संख्याएं हमें मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हमें इस प्रकार से। तो कुल कितने हो गए, 9, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। देखिए 1 से 100 तक की अगर बात करें, 100 तक मीन्स 100 को भी शामिल करना है, तो एक में तो कोई 0 होता ही नहीं है। शुरुआत होती है, गिनती जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन्हीं से सारी संख्याएं बनी होती हैं। तो देखिए पहले जो है 10 आएगा, फिर आएगा 20, और फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, और फिर 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, और 100 होगा। ये संख्याएं हैं जिनमें 0 आएंगे, और यही बीच बीच में बार बार आती रहेंगी। अब ध्यान ये देना है कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं ये, इनमें 0 कितने बार आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितनी बार की बात कर रहा है। तो कितनी बार आए हैं, 11, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए अजीब अजीब से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये आपके टेट, सुपर टेट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है
और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है। मतलब आंसर जो आता है या रिजल्ट जो आता है वो 1/8 आता है। तो वो संख्या क्या है आपको बताना है। ध्यान दें, संख्या आपको नहीं दी गई है तो आप x मान लेंगे, और संख्या एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तो संख्या आपने x मान ली और इससे 1/2 आपने घटा दिया, घटाने के बाद इतना आ गया, और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया, मतलब घटाने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें आपने 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और करने के बाद क्या होता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, मतलब रिजल्ट जो आता है वो 1/8 हो जाता है। तो आपने जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा ही आपने नोट कर लिया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 2 1 2 4 8, अगर गुणा में है तो हम नीचे से दूसरी ओर नीचे की ओर काट सकते हैं। आपने काट दिया, भाग दे दिया आपने, 2 से दोनों ओर भाग दिया। अब आपके पास क्या बचा है, x माइनस 1/2 इक्वल 1/4 बचा। अब x इज इक्वल टू 1/4, और ये 1/2 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो प्लस 1/2 होगा। अब देखें यहाँ 4 है और इसमें 2 है, 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और 4 से 4 को भाग करेंगे तो एक बार, 4 कम 4, ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, जब एक बार जाएगा तो ऊपर अंत में उससे गुणा हो जाएगा जितनी बार भाग इसमें गया, मासों में, लासों में। अब आप देखेंगे 2 से भाग देंगे, फिर इसको 4 को 2 से जब 4 को भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, और बीच में प्लस साइन है तो हम प्लस नोट करेंगे। 2 दूना 4, 2 बार विभाज्य होगा तो 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा जितनी बार भाग गया उससे, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, और इस प्रकार से आपको जो मिलेगा वो 3/4 3/4 मिलेगा। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 3/4, कि वो संख्या क्या है, वो संख्या है 3/4, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्टिन के पास कुल मार्बल हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, कुल नहीं, कुछ मार्बल हैं। अब कितने हैं ये नहीं बता रहा है। उनमें से उसने 14 खो दिए, मतलब जो है उसके पास मार्बल हैं उसमें से उसने 14 खो दिए तो 14 घट जाएंगे, फिर भी उसके पास 6 रह गए, तो उसके पास हम मान लेते हैं कि अच्छा, आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो आरंभ में हम मान लेते हैं कि x मार्बल थे उसके पास, उसने 14 खो दिए में 14 घट गए, तो बचे कितने, लास्ट में रिजल्ट आ रहा है 6, तो हम इसको ऐसे ही नोट कर दें, x इज इक्वल टू 6, और ये ऋण 14 जब उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो हो जाएगा धन 14, और जब धन 14 हो गया तो 14 और 6 मीन्स 20, x की वैल्यू आ गई 20, मीन्स शुरुआत में उसके पास कितने थे, 20 थे, 20 में से आप 14 घटा दें अगर खो जाएं तो 6 ही तो बचेंगे, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घनाभाकार बॉक्स 13 सेमी लंबा, 11 सेमी चौड़ा, 9 सेमी ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेमी है। तनु इन बक्सों में, इन बक्सों से जरा समझिए, यहां जो क्वेश्चन में कह रहा है तनु इन बक्सों मीन्स ये घनाभाकार बक्सा और ये घनाकार दोनों बक्से की बात की जा रही है, नहीं तो कहा जाता इस बक्से में। तो आप समझ रहे हैं कि इन हुआ है तो बहुवचन हुआ, इन बक्सों, बक्सों मीन्स एक नहीं और भी बक्सा, तो तनु इन बक्सों में 1 सेमी भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे हैं। तो देखिए पहले तो कितने पैक होंगे ये पता चल जाए, तो जो नहीं पैक हो पाएंगे, जितने बचेंगे वो नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो ये हम समझ लें कि घनाभाकार जो बॉक्स है और जो घनाकार बॉक्स है, इन दोनों में 1 सेमी भुजा वाले कितने बॉक्स पैक किए जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, घनाभाकार बॉक्स का आयतन हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए, और 1 सेमी भुजा वाले घन के आयतन से उसको भाग देना पड़ेगा, तो ये पता चलेगा कि घनाभाकार बॉक्स में कितने
एक सेमी भुजा वाले घन आ पाएंगे। पहले ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, घनाभाकार बॉक्स में रखे जा सकने वाले एक सेमी भुजा वाले घनों की संख्या बराबर, हम देख रहे हैं घनाभ के लिए पहले, तो क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटा एक सेमी भुजा वाले घन का आयतन। जरा देखिए, घनाभ का आयतन मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीन्स 13 गुणा 11 गुणा 9 बटा एक घन, एक सेमी भुजा वाले घन का आयतन। तो एक सेमी भुजा है तो लंबाई चौड़ाई उसकी वही होगी, तो क्या जाएगा, एक गुणा एक क्यों होता है वैसे भी, एक को 3 बार, मीन्स जो भुजा 3 बार। तो अब आप देखें कि 13 गुणा 11 गुणा 9, तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम हो जाएगा 99। 99 में 13 से गुणा करें तो कितना आएगा, 13 9 117 का 7 और 13 एक कम 13 और 11 हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, 13, अच्छा 99 था, तो 13 9 117 का 7 और 13 से 9 में गुणा करना था, तो 13 9 99 नहीं सॉरी 13 9 117 और 117 में हमें जोड़ना है कितना, जो बचा था 11। 117 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा, 128। फिर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आएगा, देख लीजिएगा। तो 1287 ये हो गया, और बटन नीचे 1 गुणा 1 1 कम 1 कम 1, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा। तो होगा 1287 मीन्स 1287 घन इसमें रखे जा सकते हैं। किसमें, घनाभ के आकार का जो बॉक्स है उसमें, घनाभाकार बॉक्स में। मैंने आपको तो बताया ही था, तो आप समझ रहे हैं, घनाभाकार बॉक्स में। चलिए अब देखें हम घनाकार, जो दूसरा बॉक्स है घनाकार बॉक्स। तो घनाकार बॉक्स में कितने रखे जा सकते हैं, घनाकार बॉक्स में रखे जाने वाले घनों की संख्या बराबर, समझ लीजिएगा आप, घन का आयतन। अब घन की जो दूसरा वाला जो बॉक्स है उसका देखिए घनाकार बॉक्स है, तो ये मैंने घनाकार लिखा है इसीलिए। तो घनाकार बॉक्स है, उसकी भुजा कितनी दी गई है, 12 सेमी। तो उसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर होता है क्या, ए क्यूब मीन्स भुजा गुणा भुजा मीन्स 12 गुणा 12 बटा एक सेमी भुजा वाला जो घन है उसका आयतन। तो एक सेमी भुजा वाला मीन्स 1 गुणा 1, वो भी घन है, तो 3 बार 1 1 1 हो जाएगा। अब जरा हम इसको गुणा कर लें तो देखेंगे 12 गुणा 12 मीन्स 144, और 144 में फिर से हम जब 12 से गुणा करेंगे तो देखेंगे 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, और 12 चौक 48 और 4 52, तो फिर 12 एक कम 12 और 15 कितना हो जाएगा, ये हमने कुछ गलत कर दिया लग रहा है, 12 गुणा 12 मीन्स 144। चलिए नोट कर लेते हैं, तो नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। 144 में 12 से गुणा करना है, तो देखिए 12 चौक 48 का 4 और 12 चौक 48 49 50 51 52 का 2 हासिल 5, 12 कम 12 और 5 17, तो ये हो गया 1728 घन रखे जा सकते हैं घनाकार वाले बॉक्स में। और घनाभाकार में कितने रखे हैं, 1287। अब देखिए दोनों में कितने रखे जा सकते हैं, दोनों में रखे जाने वाले घनों की संख्या बराबर दोनों में। तो दोनों में क्या करेंगे,
दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1287 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 15 और 2 से 11, 7 1 8 2 10, 10 0 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 3। इस प्रकार से टोटल हुआ 3015 घन जो दोनों में मिलाकर रखा जाएगा। लेकिन टोटल कितने घन हैं, इतने घन पैक करना चाहती है तो कि कितने नहीं हो पाएंगे, मतलब कितने बचेंगे। तो टोटल हमारे पास हैं कितने, पहले से 3060 हैं, जिनमें से इतने तो पैक हो जाएंगे, तो इनको हम माइनस कर दें तो बचेगा। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 5 और फिर 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4। तो कुल मिलाकर 45 ऐसे घन होंगे जो पैक नहीं किए जा सकेंगे, मतलब इतने बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, अब थोड़ा सा लिखने और गुणा भाग करने में समय लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है। देखिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि घनाकार है या घनाभाकार, थोड़ा सा अंतर होता है, भा और लिखा रहेगा, तो घनाभ और घन में बहुत अंतर हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1 लीटर जूस का, ये क्यूब और क्यूबाइड की बात मैं कर रहा हूं, क्यूब है ये और क्यूबाइड होता है घनाभ। तो 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। अब घन के आकार का है तो आधार जो है वर्गाकार है, ठीक है। जिसकी माप जो है क्या है, 8 गुणा 8 सेमी, मीन्स 8 लंबाई 8 चौड़ाई। तो ऊंचाई कितनी होगी, अगर घन के आकार का डिब्बा है तो ऊंचाई भी तो इतनी होगी। तो देखिए डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। अब ध्यान दीजिए कि जब लंबाई और चौड़ाई आपको 8 और 8 दिया गया है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 8 ही होगी, 8 सेमी। अब लेकिन ध्यान दे देना कि हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है, डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। तो अधिक समीप मीन्स 8 जो वैल्यू है ये किसके अधिक समीप है, आप देख लें। तो यहां 20, 22, 16 और 18 दिया गया है, तो सबसे समीप ये 16 के है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ओरल ही आप बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक संख्या का आधा दूसरी, देखिए इन सब तरह के क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन में दिया हो हम वैसा ही लिखते चले जाएं। तो यहां देखिए यदि एक संख्या का आधा, अब संख्या आपको पता ही नहीं है तो आप मान लें संख्या x, इसका आधा मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आधा हो गया, या अपॉन 2 कर दें तो भी वही बात है। यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के, अब दूसरी संख्या आपको पता ही नहीं है, वो संख्या आप मान लें y, दूसरी संख्या के मीन्स गुणा, का की के मीन्स गुणा, और दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, इसलिए मैंने बीच में बराबर लगा दिया। तो देखें यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो ये आपने समझ लिया, पहली संख्या का आधा हो गया और दूसरी संख्या का इतना मीन्स इसके साथ गुणा, इसके बराबर है तो आपने इक्वल कर दिया बीच में। अब ध्यान दें इनका अनुपात क्या है, मतलब किनका अनुपात, उनका मीन्स संख्याओं का अनुपात। तो संख्याएं आपने क्या मानी, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो संख्याओं का अनुपात मीन्स x अनुपात y। तो आप क्या करें, y को जो है ये गुणा में है और इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। तो यहां क्या है 0.07 है और इस 1/2 को इधर ले आएंगे गुणन विधि से, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 0.07, अपॉन के नीचे अपॉन है तो भाग है, ये बटे का भाग है, और इसको बटे के भाग को क्या करते हैं, जब हम करते हैं तो गुणा करते हैं, और 1/2 जो है उल्टा हो जाएगा 2/1 में, और इसका जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा 2 सत्ते 14। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं या 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहां हो जाएगा दशमलव मीन्स 0.14 हो जाएगा। अब देखिए
0.14 मीन्स x अपॉन y इक्वल टू 0.14 आया। अब 0.14 को अगर हम दशमलव हटा दें तो ये लिख सकते हैं हम इसको 14/100। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 1 लिखकर 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब इसको जरा देख लें, किसी टेबल से किसी पहाड़े से कट रहा है तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 0 7/50। तो अब ध्यान दें कि x बटा y, मैंने आपको समझाया है कई बार कि बटा मीन्स अनुपात, x अनुपात y इक्वल टू 7/50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उनका अनुपात क्या हो गया? 7/50 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ये आप समझ लें कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रिलेटेड है आपका रीजनिंग से। तो रीजनिंग से संबंधित अब आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि जो जंतु चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए। देखिए, जो चल सकते हैं उसको तैराक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जो चल सकते हैं मीन्स चलने वाला बराबर है तैराक के। जो रेंग सकते हैं, तो रेंगने वाले को क्या कह रहे हैं? उड़ने वाला। जल में रहते हो उन्हें सांप। जो आसमान में उड़ते हो उन्हें शिकारी कहा जाए। तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? अब ध्यान दें, छिपकली जो है वो क्या है? सरीसृप वर्ग का है, रेंगने वाला है। ये कैसा जंतु है? रेंगने वाला। तो रेंगने वाले को जो कहेंगे वही इसको कहेंगे। रेंगने वाले को क्या कह रहे हैं? उड़ने वाला। तो इसका मतलब छिपकली को क्या कहेंगे? उड़ने वाला। ऑप्शन आप चेक करें, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत आसान था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये आपको तभी समझ में आएगा कि जब छिपकली रेंगती है तभी आप सही लगाएंगे आंसर। नहीं आप सोचेंगे छिपकली तो चलती है तो फिर आप गलत कर देंगे। तो इसका भी आपको ध्यान देना कि छिपकली क्या करती है? रेंगती है। सरीसृप वर्ग के जितने भी जंतु हैं वो सब रेंगने वाले होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक खास कोड में डाउन को 5@9 हैश के रूप में लिखा जाता है एवं नेम को #6% 3 के रूप में लिखा जाता है। तो मोड को कैसे लिखा जाएगा? आप ध्यान दें, यहां देखें जरा इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में आपको कॉमन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है इसको आप चेक करें। अगर कुछ मिल रहा है तो DOWN, यहां जो मिल रहा है वो दोनों में N कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? N कॉमन। तो आप ध्यान दें, दोनों में कोई चीज कॉमन भी होगा। फिर 5@9 क्या है? 5@9 नहीं है। ये हैश जो है दोनों में हमें मिल रहा है। हैश हमें दोनों मिल रहा है। तो ये हैश किसके लिए यूज हुआ है? N के लिए। हैश जो है वो N के लिए यूज हुआ है। और अब देखें, जब इस प्रकार से यहां N लास्ट में था और यहां N पहले है, तो यहां हैश भी लास्ट में था और यहां हैश पहले है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है क्रम। तो इसका मतलब ये है कि DOWN जो लिखा गया है, D के लिए क्या यूज हुआ है? 5 और O के लिए इसी क्रम में है। O के लिए @ W के लिए 9 और N के लिए यूज हुआ है हैश। तो यहां भी देख लें, N के लिए यूज हुआ है हैश और A के लिए उसी क्रम में 6 और M के लिए % और E के लिए 3। अब आप ध्यान दें कि आपको MODE के लिए नोट करना है क्या होगा। तो E के देखिए, M के लिए क्या यूज किया गया है? M के लिए %, तो % हो जाएगा। O के लिए क्या है? O के लिए @ तो आप @ हो जाएगा। और उसके बाद फिर D के लिए फर्स्ट स्टेज पर है मीन्स 5। और इसके बाद हम देख रहे हैं E के लिए ये है 3 यूज हुआ है, तो हम 3 लिख देंगे। इस प्रकार से जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है %, @ 53 या 5 3। आप देखें कौन सा मैच कर रहा है? %,
53 मीन्स ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि डॉटर लिखा हुआ DAUGHTER को कूट भाषा में SFUIHVBE लिखा जाए तो उसी भाषा में शब्द प्रॉब्लम PROBLEM को कैसे लिखा जाएगा, आपको बताना है। तो आप जरा ध्यान दें कि क्या क्रम उसमें अपनाया गया है, हमें क्रम चेक करना होता है, या फिर उनके लिए अंक यूज किए गए तो अंक चेक करने होते हैं, स्थान कौन से स्थान पर है। तो चलिए यहां देखते हैं कि यहां क्रम से ही संबंधित हो सकता है, क्योंकि यहां जो है कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर ही यूज किए गए हैं। तो देखिए यहां ध्यान दें, जो डी है, डी के बाद ई, इसका मतलब लास्ट में ई आ रहा है। और यहां जो है आर, आर जो है वो आर के बाद एस, यहां लास्ट है तो यहां पहले, इसका मतलब ये विपरीत हुआ है। और विपरीत में अगर हम इसको यहां लिखना चाहें इसके नीचे, तो हो जाएगा ई बी वी और एच, फिर उसके बाद आई, विपरीत क्रम में लिख रहे हैं हम, और यू, फिर एफ, और एफ के बाद होगा एस। तो आप ध्यान दें कि आर के बाद एस हुआ है, ई के बाद एफ, टी के बाद यू, एच के बाद आई, जी के बाद एच, यू के बाद वी, ए के बाद बी और डी के बाद ई, होता ही है। तो ये उसी क्रम में उल्टा लिखा गया है। तो आप ध्यान दें, उसी भाषा में शब्द प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए अगला क्रम है, आर के बाद एस हुआ है या डी के बाद ई हुआ है, अगला क्रम है। तो आप भी ध्यान दें, पी के बाद क्या हो जाएगा, देखिए डी के बाद ई हुआ है ना, तो पी के बाद आपका होना चाहिए, पी के बाद क्यू, और आर के बाद एस, ओ के बाद पी, बी के बाद सी, एल के बाद एम, और ई के बाद एफ, एम के बाद एन। अब आप इसको क्या करें, उल्टा लिख दें, तो हो जाएगा एन एफ एम सी पी एस क्यू, ये आपका आंसर होना चाहिए। एन एफ एम सी पी एस क्यू मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप जानेंगे कि ऐसा होता है तब आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष कूट भाषा में अंग्रेजी शब्द पेरिस PARIS को QBSJT लिखा जाता है, इस भाषा में बॉम्बे BOMBAY को कैसे लिखा जाएगा। तो आप ध्यान दें कि आप देखें पहले वाले में क्या क्रम अपनाया गया है, PARIS, P के बाद Q, A के बाद B और S, R के बाद S, I के बाद J और S के बाद T आता है, वही यहां लिख दिया गया है। मतलब P के बाद होता है Q, A के बाद B, R के बाद S, I के बाद J और S के बाद T। तो यही चीज यहां लिखा गया है। और यहां बॉम्बे में भी हम वही कर लें, एक बढ़ाकर आगे देखें, B के बाद क्या होगा C, O के बाद P, M के बाद N और B के बाद C, A के बाद B और Y के बाद Z। तो ये होना चाहिए CPN CBZ, CPN CBZ मीन्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां सीधे क्रम में है और उसमें क्या था कि बाद में उल्टा कर दिया गया है। तो देख लें कि सब तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक ये भी देखिए, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। निर्देश एक निश्चित कोड भाषा में COD DEX और NOM, ये देखिए समझ लीजिए कि ये कैरेक्टर ग्रुप है, और COD एक ग्रुप है और डेक्स एक ग्रुप है और NOM का एक ग्रुप है। तो तीन तीन कैरेक्टर यहां लिए गए हैं, और COD DEX NOM इन तीनों के लिए यूज क्या किया गया है, बनाना इज स्वीट। मतलब कॉड डेक्स नॉम के लिए यूज किया गया है बनाना इज स्वीट।
तो आप देखें, दूसरा वाला जरा देखें, जिप डेक्स नक्स का तात्पर्य क्या है? एप्पल इज गुड। इज दोनों में देखिए बीच में है ना, इज दोनों में क्या है? बीच में है। यहां और यहां देखें तो यहां बीच में क्या है कॉमन दोनों में? डेक्स। देखिए यहां इज कॉमन हो रहा है तो यहां डेक्स कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि डेक्स के लिए इज यूज हुआ है। ये तो क्लियर हो गया ना? डेक्स इक्वल टू इज। आगे देखें जरा क्या हुआ है। कॉड नक्स एल्प का तात्पर्य है बनाना एंड एप्पल। और देखिए कॉड वाला पहले वाले में था, कॉड, और यहां भी कॉड यूज हुआ है। अब ये हमें ध्यान देना है कि दोनों में अगर कॉड यूज हुआ है तो दोनों में कोई वर्ड आया है उसके लिए? बनाना इसमें भी है और बनाना यहां भी है। इसका मतलब बनाना के लिए कॉड यूज हुआ है। सीओडी जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? बनाना के लिए। तो बनाना के लिए हो गया सीओडी। चलिए अब देखते हैं जरा आगे क्या है। एप्पल एंड एप्पल, तो चलिए छोड़िए, अभी हम देखते हैं अगला चौथा क्या है। PAREBNOM का तात्पर्य है ऑरेंजेस आर स्वीट। अब यहां स्वीट मिल रहा है तो स्वीट दोनों में कॉमन है, मींस पहले वाले में और फोर्थ वाले में। तो स्वीट के लिए दोनों में कॉमन नॉम है, NOM। तो NOM हो गया चलिए इनके लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको अब देखते हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि आप जो है हमेशा ये समझें कि होता कैसे, ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं, ये दिमाग लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, उस भाषा में कौन सा शब्द एप्पल के लिए प्रयुक्त किया गया है? मतलब ये जो कोड जो आपको लिखे गए हैं, इस कोड में एप्पल के लिए क्या लिखा गया है? तो आप देख लेंगे बड़े आसानी से कि एप्पल के लिए क्या हो सकता है। बनाना के लिए क्या हो गया है? बनाना के लिए दोनों में था कॉड, COD हो गया। और एंड के लिए देखिए नक्स, एंड के लिए नहीं है। अब देखें जरा कि एप्पल दोनों में कहां कहां मिल रहा है। एप्पल यहां और यहां मिल रहा है, एप्पल इन दोनों में मिल रहा है। क्या आपको इन दोनों में ये कॉमन मिल रहा है? तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है ये देखना है। इन दोनों में हमें जो है जिप है ऊपर, नीचे COD है, डेक्स है, यहां नक्स है और यहां नक्स है। तो इसका मतलब दोनों में जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें कॉमन? वो मिल रहा है हमें नक्स। तो दोनों में जब हमें नक्स कॉमन मिल रहा है तो यही जो है हमारा किसके लिए होगा? एप्पल के लिए। तो एप्पल के लिए क्या यूज होगा? NUX, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन परीक्षा में ये मत सोचिए कि टफ आते हैं। टफ और आसान सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आपके लिए आसान है, नहीं आता है तो फिर आपके लिए टफ है। तो आप ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन टफ या आसान नहीं होता है, वो आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। आपको जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग आपको कठिन या आसान महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।